आज मैं उपस्थित हूँ मधु कांकरिया की लिखी कहानी फाइल लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करती हैं। परी कथाओं सी मोहक तारों भरी वह रात इतनी संपूर्ण और जादू भरी थी कि उसके आकर्षण की डोर में बंधे हम सभी गोल गोल घेरा बनाकर बैठ गए। मंद मंथर बहती हवा, महकते बेला फूल और देवदारू के झुरमुटों से छनकर आती चांदनी, हम पर अलौकिकता का वह दौरा पड़ा कि हम सभी रोटी लंगोटी की बात भूल जीवन और अनुभूतियों की बातें करने लगे। एकाएक श्यामल दी ने मुझसे पूछा, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? मैं गोबर गणेश की तरह आसमान की ओर ताकने लगी, जैसे वहीं से उतरेगा कोई जवाब। वे मुस्कुराई और बोली, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है निस्वार्थ सात्विक सुख। हमारी टोली के सबसे छोटे सदस्य श्रीकांत के माथे पर सिलवटें गहराई। ये किस चिड़िया का नाम है? जिंदगी का सारा रहस्य जान लेने वाले आत्मविश्वास के साथ वे मुस्कुराई। जिसने यह नहीं जाना, जानो उसका जीवन डस्टबिन पर मड़राते आत्मतृप्त काकरोच सा। श्रीकांत ताव खा गया। तो बताइए, आपने ही कब भोगा इसे? उस रात का तिलस्म, कुछ हमारा आग्रह रफ्ता रफ्ता श्यामल दी पीछे घूम गई। रसीले फानूस आम की तरह टप टप टपकती स्मृतियाँ। चांदनी से एक उज्ज्वल रेखा उनके अधरों पर उभरी। सरसराते पत्तों की आवाज़ों के बीच गूंजने लगी उनकी आवाज़। मेरे जीवन के सबसे मचलते हुए दिन थे वे। पक्षी की पहली उड़ान की तरह ही रोमांचित। मैं उन दिनों सिनी आशा में थी। सिनी आशा वह क्या? मैंने और श्रीकांत ने एक साथ पूछा। कोलकाता में रहते हो और सिनी आशा का नाम नहीं जानते? स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए सबसे नामी स्वयंसेवी संस्था है ये सिनी आशा। उन्होंने दाएं हाथ की चूड़ियाँ ऊपर खसकाईं और फिर प्रवाह में बहने लगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अनुभवों की पूंजी बटोरने के वे मेरे सबसे समृद्ध दिन थे। हर दिन कुछ न कुछ अजूबा देखने को मिलता। पहले दिन ही मज़ा आ गया। जैसे ही सिनी आशा की दहलीज पार करने लगी कि देखा बाहरी दीवार पर किसी मसखरे ने लिख मारा था, देखो देखो गधा मूत रहा है। मैं अबाक, इतनी साफ सफाक सफ़ेद दीवार पर कोयले से ये किसने लिख मारा? सुरक्षा गार्ड ने हंसते हुए कहा, ये तपती दी खोपड़ी से निकला है। जिसको देखो जीप खोलता है और गंगा जल बहा देता। रात को मारे बदबू के हम लोग सोने न सकता। कितनी बार लिखा है पेशाब करना मना है, पर कौन सुनता। तो तप्ती दी ने गुस्सा कर ऐसा लिख मारा। बहुत खूब। मैं ऊपर पहुंची तो देखा झुंड के झुंड में पसीने के गंध से बजबजाती उठंग साड़ी पहने करीब 40-50 महिलाएं एक बड़े से कमरे में बुझबक की तरह बैठी हुई हैं। पता चला सियालदह प्लेटफार्म, झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथों पर रहने वाली ये वे महिलाएं हैं जिनके बच्चे सिनी आशा द्वारा किसी चैरिटेबल या अर्ध चैरिटेबल हॉस्टल में भेज दिए गए हैं। इन सब के बीच तृप्ति दी बड़े तृप्त भाव से उन्हें समझा रही थी, दया करके आप लोग महीने में कम से कम एक बार अपने बच्चों से अवश्य मिल जाएं। आपको ताकते ताकते आंखें बाहर निकल आती हैं बेचारों की। इधर माताएं मुड़ी कि उधर तृप्ति दी फिर चालू। अब इन्हें भी क्या दोष दूं? यहाँ हर चीज़ का टोटा। अब बच्चों को मुफ्त हॉस्टल में डाल भी दिया तो आने जाने के भाड़े का जुगाड़ मुश्किल जुगाड़ हो गया। तो दिन भर की खटनी से समय निकाल पाना और भी मुश्किल। और ये तो हाल है। कमर में पल्लू खोंसते हुए तृप्ति दी ने चिंता भरे स्वर में कहा। ये तो हाल है तृप्ति दी का सबसे प्यारा जुमला था, जिसे वे गाए बगाए जब तब हर व्यक्ति और हर स्थिति पर जड़ दिया करती थी। उस दिन शाम को वे घर के लिए मेरे साथ ही निकली। मौका पाकर मैंने पूछा, ये सिनी आशा क्या किसी बंगाली बाबू की देन है? वे फिर चालू हो गई, अरे नहीं, ये तो किसी आयरलैंड वासी ने बनवाया था। अब देखो ये तो हाल आया तो था यहाँ तफरीह करने वाला आत्मा परमात्मा जन्म पुनर्जन्म मंदिरों और विभिन्न आस्थाओं वाले इस देश को जानने बूझने पर मन रमा यहाँ की काला हांडी में। कहते हैं कि धूल में रेंगते रिश्ते, फुटपाथों पर रोते कलपते बच्चे
नशे और कुटेबे के शिकार किशोरों और लाल बत्ती इलाकों की जख्म खाई किशोरियों को देख ये विचलित हो उठा और उसने इस संस्था की नींव डाली। जाते जाते कह गया, जिस परम तत्व और परमात्मा की खोज में मैं आया था उसके मर्म को पा लिया। पान की गिलौरी को दाएं से बाएं घुमाते हुए वे फिर चालू हो गए। अब तुम ही देखो, इतने बड़े कोलकाता में जितने भी नशेड़ियों फुटपातियों और अनाथ बच्चों, दबे कुचले बच्चों या वासना की शिकार हुई युवतियों के लिए स्वयंसेवी संस्थान है। वे सब ईसाइयों द्वारा स्थापित हैं। तो ये है हाल। हम भारतीयों को तो पूजा पाठ, धर्मशालाएं, तीर्थ यात्रा और मंदिर निर्माण से ही कहाँ फुर्सत है। इन्हें विदेशों से फंड मिल जाता है। मैं बीच में ही बोल पड़ी थी। मुझे तेजी से काटते हुए कहा, ना ना ना, ऐसी बात नहीं, वरन मुझे तो लगता है कि ये इसलिए है इन्होंने धर्म को जीवन और रोटी से सीधा जोड़ इसे फुटपाथों और झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाया है, जबकि हमने धर्म की ऊंची उड़ानें भरी हैं अपने परिष्कृत रूप में। हमारे यहाँ धर्म की शुरुआत अंतर यात्रा से होती है, अंतःकरण की शुद्धता और परम तत्व की प्राप्ति पर खत्म हो जाती है। अब तुम ही देखो, उस आयरलैंड वासी के हृदय में कितनी मानवीय और महीन बात आई कि जिन किशोरियों को हम भविष्य नहीं दे सकते, कम से कम रात भर के लिए नाइट शेल्टर की व्यवस्था कर उन्हें भविष्य के लिए बचाकर तो रख सकते हैं। पान की गिलौरी को बाएं से दाएं घुमाती हुई किसी तत्वदर्शक की तरह फिर उन्होंने एक पत्ते की बात कही। जानती हो श्यामली, मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी है जैसे स्थूल धार्मिक सिद्धांतों की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो अभी तक रोटी और लंगोटी की ज़रूरत से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं, और उनको चेतना, अंतरात्मा, वेदांत और उपनिषद की, जिससे अति भोग अतिचार के मारे वे यहाँ की त्याग और तपस्या की अवधारणा से संतुलित और अनुशासित हो सके। बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि तृप्ति दी, तभी हल्का सा हो हल्ला सुनाई दिया। एक फील्ड वर्कर दौड़ती हुई तृप्ति दी, झुनिया और मंगला के माई बाप आए हैं। कमर में पल्लू खोसे जीवन से झल्लाई किसी बूढ़ी की तरह तृप्ति दी फिर बड़बड़ाई, जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। सीढ़ी की रेलिंगों को पकड़े किसी बोरी की तरह लुढ़कते ठुमकते तृप्ति दी नीचे ऑफिस में। जिंदगी का बोझ ढोती, पसीने से लथपथ एक देह, बरसाती फफूंद सी बढ़ी दाढ़ी। जैसे ही तृप्ति दी घुसी, झुनिया के पिता ने हाथ जोड़े। थोड़ी ही देर बाद खोखले तने की तरह सूखी एक मरगिल्ली स्त्री भीतर आई और उस पुरुष के पार्श्व में सहमी सी सिमटी बैठ गई। हाँ, हवा में कड़वे तेल और पसीने की मिली जुली गंध फैल गई। अपनी भेदती तिरछी आंखों से तृप्ति दी ने दोनों का ऊपर से नीचे तक मुआयना किया। उनकी बदहवासी और घबराहट देख तृप्ति दी तृप्त हुई और फिर कड़कती आवाज़ में गरजी, बेटियां हैं या शैतान की औलाद, क्या खाकर पैदा किया था? दुर्गा दुर्गा, हमारे तो स्टाफ की जान ही चली जाती है। आपनी एक खून ही निये जान दरकार नहीं बाबा, आप अभी तुरंत ले जाइए इन्हें, हमें ज़रूरत नहीं इनकी मांगों की। दुस्साहस, बाप रे कितना दुस्साहस। दोनों के चेहरों पर काली रात का अंधेरा पसर गया। आखिर उस पुरुष ने हिम्मत कर हाथ जोड़ते हुए मुंह खोला, माई बाप बस एक बार दया करें, इन लड़कियों का उतना दोष नहीं। हम लोगों ने इन्हें समझाया था किसी भी अनजान आदमी के साथ मत निकलना, वे बच्चा चोर होते हैं, बच्चों को मार डालते हैं। बोलते बोलते वह अपनी उठंग धोती के छोर से माथे पर उठ आए पसीने को पोंछने लगा। सामने से टूटा हुआ दांत और चेहरे का पिलपिलापन उसे अजीब ढंग से दयनीय बना रहा था। इस कदर की तृप्ति दी कड़की भूल ढीली पड़ी, आंखों में नमी उभरी। अपनी हिंदी बंगला मिश्रित भाषा में वे कहने लगी, ठीक है, एक बार माफ़ किया, पर आगे से उन्होंने ऐसी हरकत की तो कान धरे बाहिर कोरे दीवी, कान पकड़ कर बाहर कर दूंगी। किस्सा कोता है एक ही मंगला और झुनिया का पिता रंग मिस्त्री था, माँ सब्जी बेचती थी, दोनों बच्चियाँ घर में अकेली रहती थी। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें समझाया था कि वे किसी भी अनजान स्त्री पुरुष के साथ न हो लें। इस बीच पाड़े मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने रंग मिस्त्री को सिनी आशा के बारे में बताया। सिनी आशा द्वारा उसकी दोनों बेटियों को लखीपुर स्थित काकद्वीप हॉस्टल सियालदह से 90 किलोमीटर दूर अर्ध चैरिटेबल हॉस्टल में भेज दिया गया। माँ बाप भी हॉस्टल साथ गए। माँ बाप को वापस लौटते देख दोनों फूट फूट कर रोने लगी।
तो रंग मिस्त्री ने दोनों बेटियों के हाथ में 10-10 का एक एक नोट थमा दिया। दोनों पति पत्नी सियाल देह लौट आए। आज़ाद परिंदे की तरह दिन भर सड़क पर गश्त लगाने की दोनों की आदत, हॉस्टल की नियमों वाली सख्त जिंदगी, उस पर वार्डन की मार पीट डांट फटकार, 24 घंटों की झिकझिक, दोनों बच्चियों को घर बुरी तरह पुकारता, और उस पर हाथों में 20 रुपए की पूंजी का भोला विश्वास। एक शाम दोनों हिम्मत कर हॉस्टल से भाग खड़ी हुई। जैसे तैसे वे स्टेशन तक पहुंची, पर स्टेशन पर भीड़ भाड़ और ट्रेनों की रफ्तार देख रोने लगी। बच्चियों को रोते देख किसी ने उन्हें थाने तक पहुंचा दिया। थाने वालों ने बच्चियों से पूछताछ की। उन्हें सिनी आशा की हॉटलाइन की जानकारी थी। पिछले 20 वर्षों से सिनी आशा ने अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर लिया था। ओसी ने नंबर घुमाया ओसी ने नंबर घुमाया 1098 और झुनिया मंगला के बारे में जानकारी दी। सिनी आशा बानो ने लड़कियों को थाने में ही रुकवा कर रखा और अपनी एक महिला स्टाफ को भेज दिया उन्हें लाने के लिए। महिला कार्यकर्ता दोनों लड़कियों को लेकर ट्रेन में बैठी। जैसे ही ट्रेन छूटी, दोनों लड़कियां भयभीत हो गला फाड़ने लगीं। हम इन मैडम को नहीं जानते, पता नहीं ये हमें कहाँ ले जाएंगी, ये हमें बदमाशों को बेच देंगी। ट्रेन यात्रियों ने भी अपना यात्री धर्म निभाते हुए बच्चा चोर का हल्ला मचाया और देखते देखते महिला को जूते चप्पल घूंसों से ठुकाई होने लगी। उत्तेजित विचार शून्य भीड़ से महिला ने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे थाने ले चलिए, सच्चाई का पता चल जाएगा। थाने वाने में कुछ नहीं होता, वहाँ तो कुर्सी पर चोर डकैतों की माएँ बैठी हैं, जो होना है यहीं हो जाए, फेंक दो साली को चलती ट्रेन से। पर उसी भीड़ में से एक दो का विवेक भी उनके साथ था। उन्हें लगा महिला निर्दोष है। उन्होंने किसी प्रकार बीच बचाव करते हुए महिला को थाने तक जिंदा रखा। घटना का बखान करते करते तृप्ति दी फिर अपने मूल एजेंडे पर आ गई और मुझसे कहने लगी, श्यामली, तुम इन सब बच्चों की केस हिस्ट्री लिखो। कुछ की तो लगभग तैयार है, बस तुम्हें उन्हें फिर से टाइप करवा कर फाइल करनी है। पर कुछ एक की केस हिस्ट्री आधी पड़ती है, तुम्हें उनकी लिए फाइल पूरी करनी है। पर इन बच्चों में सबसे टेढ़ी और लकीर है पिंकी। बाप रे, साल भर हो गया उसे यहाँ आए, पर उसकी फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ी। अरे पलक झपकने जितना आसान नहीं है उसकी फाइल तैयार करना। पिंकी? कौन पिंकी? वही घुंघरू वाली। तृप्ति दी हंस पड़ी, आंखों में मंद झलका। हाँ, सेई घुंघरू वाली। हाँ, वही घुंघरू वाली। ध्यान आया, जब पहली बार पिंकी के दीदार हुए तो उसके पाँव में घुंघरू बंधे थे। नृत्य और संगीत जैसे उसकी रगों में था। दिन में एक बार वह नृत्य अवश्य करती और तब पूरा सिनी आशा उसकी रुनझुन की मादक झंकार से गूंज उठता। यहाँ की फुटपाती बच्चों के बीच किसी दूसरे सौरमंडल की नक्षत्र सी अलग से झिलमिलाती थी वह। हर एक हृदय में यौवन और सौंदर्य के स्वप्न जगाती वह। जिधर से भी गुजरती दिलचस्प आंखें उठ जाती थी उसकी ओर। वह मूक मौन पर चेहरा बोलता हुआ थोड़ी देर बाद ही किसी भारी भरकम बोरी की तरह लुढ़कते ठुमकते तृप्ति दी मेरे पास आई और गुलाबी रंग की एक फ्लैट फाइल पकड़ाते हुए मुझसे बोली, लो पढ़ लो इसे। पिंकी के बारे में हम लोगों ने जो कुछ भी जाना, बाया दिस फाइल। वे फिर फुसफुसाई, ये लड़की अपने कूल किनारे छूने तक नहीं देती, बहुत सावधानी से बात करना इससे। भाई साहब अपने हगे मुद्दे पर मिट्टी डालते हैं। पिंकी भी क्या करे, इसकी माँ सोनागाछी में रहती है। अरे माँ क्या, माँ के नाम पर कलंक है। खुद रंडी बनी और पिंकी को भी उसी नरक में घसीटा। पिंकी की फाइल में स्पष्ट लिखा है कि 11 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ, और वह भी उसकी माँ के ग्राहकों द्वारा। सबसे पहले वह ऑल बंगाल चिल्ड्रन वेलफेयर होम में थी। वहाँ पर उसकी किसी सहेली को पिंकी की माँ के बारे में पता चल गया था। एक दिन उसने पिंकी से पूछ डाला, तोर माँ की वैस्या छीलो, तुम्हारी माँ क्या वैस्या थी? बस पिंकी के चोले को फाड़ कर एक नई पिंकी निकली। गुस्से में उस लड़की का सिर दीवार से भिड़ा दिया। इस घटना के बाद उसकी फाइल में लिख दिया गया मेंटल केस, और उसी आधार पर उसे अंतारा ग्राम मेंटल ऑफिस में
अंतारा ग्राम मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ उसे विक्षिप्तों और मंदबुद्धियों के साथ रखा जाता, पर पिंकी मानसिक रोगी तो थी नहीं। फिर भी कुछ दिनों तक खामोशी ओढ़े रखी उसने, पर जब स्थिति नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसने चेक करने आए डॉक्टर से कहा, मुझे नहीं रहना इन पागलों के बीच। दिन भर ये लोग लड़ती झगड़ती हैं और मेरे बिस्तर कपड़ों पर थूक देती हैं। एक एक शिफ्ट में दर्जनों विक्षिप्तों को निपटाने वाले डॉक्टर की सारी संवेदनाएं सूख चुकी थी। उसके सिर्फ दो ही काम थे, हर महीने वेतन का चेक उठाना, पागलों को नियंत्रित रखना। इस कारण जब जब पिंकी कहती तो वह उसे डपट देता। बेसी कोथा कोरले चेन बेन दिबो, अधिक बकझक किया तो चैन से बांध दूंगा। एक बार गुस्से में आकर पिंकी ने डॉक्टर का हाथ काट लिया। उस दिन उसे दिन भर कुत्ते की तरह चेन से बांध कर रखा गया। फिर किसी चमत्कार की तरह जाने किस बुद्धिमान और सहृदय साइकियाट्रिस्ट की मेहरबानी से उसे हमारे यहाँ भेज दिया गया। मैं अवाक, ये जानकारी की नई परत थी और अभी जाने कितनी परतें खुलने वाली थी। एकाएक मैंने पूछा, आपने क्या कभी उसमें कोई पागलपन का लक्षण देखा? अपने दाएं हाथ के पंजे निकाल निकाल कर तृप्ति दी ने कहा, अरे नहीं, वह तो खुद मानसिक रोगियों को ठीक कर दे। उसका नृत्य, उसका सेवा भाव, उसका व्यवहार देख सभी निहाल हैं यहाँ। बस जरा सी प्रॉब्लम चाइल्ड है। विशेषकर यदि कोई उसके अतीत को छूना भी चाहे तो काटने दौड़ती है। माँ का तो नाम तक सुनना नहीं चाहती, इसलिए उसकी फाइल अभी तक अधूरी पड़ी है। इस संस्था का नियम है, जितने बच्चे उतनी फाइलें। फिर वे मेरी और आशा भरी निगाहों से देखने लगी। तुम ही पारवी तो, तुम कर सकोगी तो। मैंने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अरे इतने उग्रवादियों का, नक्सलवादियों का, साधुओं का, तवाइफों का इंटरव्यू लिया तो यह किस खेत की मूली। वे आश्वस्त हुई, खूब भागे, बहुत अच्छा। और ग्रहों की अंगूठी वाली अपनी अंगुलियों से मेरे गाल को हल्के से थपथपाया। उस दिन अपने विलक्षण रूप में थी पिंकी। समय और सृष्टि के बाहर खड़ी प्रेम पुजारी मीरा की तरह नाच रही थी। वह सिनी आशा में वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही थी। मैं भी फाइलों को परे खिसकाकर नृत्य देखने पहुंच गई। ऐसा स्वाभिमानी सौंदर्य ओस बूंद की तरह शीतल और अग्नि की तरह दहकती हुई लगा, जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण कोई रूपसी जमीन पर उतर आई है। उसके प्रभा मंडल से चौंधियाए पास ही हैप्पी होम और सिक विंग के कई बच्चे बुखार में भी आकर खड़े हो गए। मस्त मोरनी की तरह अपने मन के मधुबन में नाच नाच कर पूरे वातावरण को मीरामय बनाने के बाद जब वह थक कर बैठ गई तो जाने किस ईर्ष्यालु लड़की ने गुस्ताखी से पूछ डाला, बिना नृत्य स्कूल में दाखिला लिए? इतना भव्य नृत्य तो तुमने अपनी माँ से सीखा होगा। बस देखते ही देखते उल्लास, सौंदर्य, उमंग की वह देवी जंगली बिल्ली बन ची ची करने लगी। श्वेत कर से चमकता उसका चेहरा गोबर के अध जले उपले की तरह बदरंग हो गया। उसकी गुलाबी आंखों में चिंगारियां फूटने लगी। वह अपनी सहेली पर टूट पड़ी। उसका बायां हाथ इतनी जोर से मरोड़ा, यदि पास में ही बैठी गिटार वादिका ने उसे नहीं छोड़ा लिया होता तो हड्डी ही टूट जाती उसकी। इस घटना के बाद पिंकी फिर सिकुड़ती गई। खामोशी उसके भीतर फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता उसे फिर मानसिक अस्पताल में भेजने की बात होने लगी। तृप्ति दी के घोड़ा छाप लंबोतरे चेहरे पर विषाद की हल्की परत फैल गई। उन्होंने फिर मुझे आगाह किया, अभी तक आपने पिंकी की फाइल पर काम करना शुरू नहीं किया। ये तो है हाल पिंकी का। कभी भी उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। यदि दूसरे बच्चों को उससे खतरा हो तो उसे कैसे रखा जा सकता है। कुछ दिनों बाद ही दुर्गा पूजा आ गई, कोलकाता का सबसे बड़ा जातीय त्यौहार। पूरे 4 दिनों तक दुल्हन की तरह सजा धजा कोलकाता और रोशनी की झालरों से झिलमिल करते यहाँ के पंडाल। कोई पंडाल ताजमहल की आकृति तो कहीं दिल्ली का संसद भवन तो कहीं हाई कोर्ट तो कहीं जयपुर का हवा महल। पूजा की वह धूम, जिसने पूजा नहीं देखी वह अजन्मा। कोलकाता ही नहीं, आसपास के गांव कस्बों से भी लोग बहते हुए चले आते यहाँ जिंदगी का स्वाद लूटने के लिए। हमारी सिनी आशा के भी अधिकांश बच्चे घर चले गए थे अपने परिवार के साथ पूजा मनाने। घने पेड़ों के झुरमुटों के बीच इक्के दुक्के ठूंठ की तरह गिने चुने बेही बच्चे रह गए थे, जो या तो बेहद बीमार थे या जिन्होंने दुनिया में अपने लिए बहुत ही कम जगह घेरी थी। ऐसे बेठौर ठिकानों वाले बच्चों को संभालना बहुत जानलेवा होता था।
क्योंकि सावन की घटाओं की तरह हर पल इनके भीतर अपने उजड़े घर की धुंधली यादें उमड़ती घुमड़ती रहती। ये छुट्टियां उन्हें खुश नसीबों से अलग कर लहर दर लहर इनकी उदासी बढ़ती जाती। सिनी आशा के बरामदे में खड़े ये बच्चे पथरीली आंखों से अपने हम उम्र बच्चों को अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ जश्न मनाते देखे लहू लहान होते रहते। हम चाह कर भी उन दिनों उनके चेहरे पर हंसी नहीं उगा पाते। जिंदगी के जाने कितने रहस्यों को अपने भीतर समेटे पिंकी भी अपनी वीरान आंखें और गमगीन चेहरा लिए बरामदे में खड़ी थी। मैंने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखा। वह चूंकि, ओह आंटी, चलो पूजा दिखा लाती हूँ। पूजा? क्षण भर के लिए उसकी आंखें चमकी, पर अगले ही क्षण उसमें सयानापन भर गया। नहीं आंटी, आज मैं खाली नहीं हूँ, उसने किसी बेहद व्यस्त गृहस्थिन के अंदाज में कहा। तुम्हें क्या काम है? उसने उंगली सिक बिंग की ओर उठाई, जहाँ कोई नया परिंदा जगह घेर रहा था। भोला। सिनी आशा के फील्ड वर्कर उसे सियालदह स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 से उठा लाए थे। उसके घुटने फूले हुए थे। वह दर्द के मारे ऐंठ रहा था। वह पत्ताखोर नशेबाज था। उसके पिता बैंक चलाते थे। सियालदह स्टेशन के पास ही पुल के नीचे उसकी खोला बाड़ी थी, जहाँ उसकी माँ 5-5 रुपयों में पत्ताखोरों को नशे के सेवन के लिए खोला बाड़ी किराए पर देती। भोला पत्ताखोर को पन्नी, ब्लेड, मोमबत्ती, दिया सलाई पकड़ाते पकड़ाते स्वयं कम नशे की टान मारने लगा। उसे पता नहीं चला। देखते देखते वह लत बन गई। पत्ता नशे की एक डोज नहीं मिलता तो वह नशे की तलब मिटाने के लिए डेनड्राइट का सॉल्यूशन ही खाने लगा। ओ माँ, मांगो। भोला दर्द से ऐंठ रहा था। पिंकी उसे प्यार से डांट पिला रही थी और टान पत्ता पर टपोर गिरी और नसा कर टपोर गिरी। पिंकी ने हाथ के सहारे से उसे उठाया और पेन किलर दी। फिर उसे सुलाते हुए डांट पिलाई। चोक मुंह सुए थाक, आंख बंद कर पड़ा रहे। तो तुम कब चलोगी? जब तक इसका दर्द कम नहीं हो जाता। ची ची कर दरवाज़ा बंद हुआ। मैं झल्लाती हुई बाहर। तीसरे दिन भोला को आराम मिल गया। पेन किलर के प्रभाव से वह जमकर सो रहा था। उसके सिरहाने बैठी थी पिंकी, उदास और अवसन्न, आंखों से टपकते टप टप आंसू जैसे महाकाल के कपोर पर लुढ़कती कुछ बूंदें। मुझे देखते ही वह फपक पड़ी। आज मुझे पूजा दिखाने के लिए चलने वाली थी ना। मुझे पूजा नहीं देखनी, मुझे अपनी ठाकुर माँ से मिलना है। वे बहुत बूढ़ी हैं, मुझसे मिलने नहीं आ सकती। आप मुझे मेरी ठाकुर माँ के पास ले चलिए, मुझे मिलना है उनसे। उन्हें देखे 14 महीने हो गए, जाने किस हाल में होंगी वे। पिंकी के दिल में अपनी ठाकुर माँ की यादों का एक तारा बज रहा था, पर मैं उसे कैसे समझाती कि तृप्ति दी ने मुझे पिंकी को ठाकुर माँ के पास भी ले जाने को मना किया है। उसकी ठाकुर माँ के घर के पास ही उसकी माँ का भी घर है। उसकी माँ को भनक पड़ते ही वह पिंकी को लेने वहाँ आ सकती थी। तृप्ति दी की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। आप नहीं जानती, उसकी माँ को किसी भी प्रकार बहला फुसला कर वह वापस पिंकी को उसी ज़िंदगी में धकेल सकती है। आप नहीं जानती उसकी माँ को। यदि सप्ताह भर भी पिंकी रह जाए अपनी माँ के साथ तो उसी की भाषा बोलने लगेगी। यहाँ आई थी पिंकी तो बड़ी गंदी जुबान आदतें थीं उसकी। बिना सड़ी और मादर के बात ही नहीं करती थी। कमीज़ तो इतने खुले गले की पहनती कि आधा माल बाहर से ही दिखे। हमने उसे सरस्वती वंदना सिखाई, उसे अच्छे भावों के नृत्य सिखाए। पिंकी लगातार झंझोड़ रही थी मुझे, आंटी मुझे ले चलिए अपनी ठाकुर माँ के यहाँ। एकाएक मुझे एक उपाय सूझा। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि पिंकी खुश हो जाए और मुझे भी इस खूबसूरत शाम की कुछ मलाई हाथ लगे। मैंने पिंकी से कहा, पिंकी, नहीं मामा थे के काना मामा भालो, बिना मामा से काना मामा अच्छा। मैं ऐसा करती हूँ कि टैक्सी में तुम्हारी ठाकुर माँ को ही लेकर यहाँ आ जाती हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हें वहाँ ले जाने की इजाज़त नहीं। तुमसे मिलवाकर मैं तुम्हारी ठाकुर माँ को वापस वहाँ छोड़ आऊँगी, पर इसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलिए, मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा, पिंकी, मैं जो कुछ भी तुमसे पूछूं तुम्हें उसका जवाब देना होगा। देखो, मुझे तुम्हारी फाइल तैयार करनी है, तुम्हारी पूरी केस हिस्ट्री। मैं पूरी बात कर भी नहीं पाई थी कि उसकी आवाज़ अकस्मात रामपुरी चाकू की तरह धारदार हो गई। क्या फाइल? और देखते देखते लोकगीत से लुभावनी पिंकी शोक गीत में बदल गई।
मैंने हिम्मत कर कहा, तुम्हारी भलाई के लिए ही तो तैयार की जा रही है फाइल। मैं धम से बैठ गई, जैसे कोई बुलंद इमारत ढह गई हो। जाहिर था जिंदगी से लड़ते लड़ते वह जैसे थक गई थी। उसे ढहते देख मेरी हिम्मत इंच भर और बढ़ी। मैंने फिर उसे कुरेदा, देखो माँ के प्रति तुम्हारी नफरत तो समझ में आती है, पर इन फाइलों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। मेरी बात सुन रेत पर पड़ी सोन मछली से वह तड़पी। सुरमा सजी उसकी आंखें मिचमिचाईं। एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए उसने कहा, अब कैसे समझाऊं आपको कि जितना मेरा नुकसान मेरी माँ ने किया, उससे ज़्यादा फाइलों के इन खुले जबड़ों ने किया है। निगल ली है उन्होंने मेरी सारी खुशियाँ। इज्जत की डाल पर झूलते आप लोग क्या कभी सोच भी सकते हैं? ये सत्य है कि 11 से 14 वर्ष तक मेरा कई बार बलात्कार हुआ। जब तक इन फाइलों में दर्ज रहेगा, समझ लीजिए ये मेरे माथे पर दर्ज रहेगा। जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं दोषी नहीं। ये सोच मैं अपने अतीत को भूल जिंदगी में रुचि लेने लगी थी। एक लड़के से प्रेम भी करने लगी थी। वह सचमुच मेरी जिंदगी का उजाला था। वह सचमुच मेरी जिंदगी का उजाला था। मैं सचमुच मेरी ज़िंदगी का उजाला था। उसे देख मैंने पहली बार महसूसा कि आदमी जीना तभी सीखता है जब किसी से प्यार करता है। वह भी मुझे बेइंतहा चाहने लगा था। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ सोनागाछी में रहती अवश्य है, पर वह बुरा काम नहीं करती। वह आसपास के घरों में खाना पकाती है। मेरी ठाकुर माँ दादी बहुत बूढ़ी है, इस कारण माँ ने मुझे सिनी आशा में रख रखा है। वह मुझे प्यार भी करता रहा, पर भीतर ही भीतर मेरे बारे में खोज खबर भी करता रहा। एक दिन मेरी अनुपस्थिति में उसने ऑफिस के क्लर्क को घूस घूस देकर पटा लिया और मेरी फाइल पढ़ डाली। उसके बाद से उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया। कई दिन की छटपटाहट के बाद एक बार मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे बाहर से ही चलता किया। मैंने जब इस बेरुखी का कारण पूछा तो उसने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे मैं कितनी गंदी और घिनौनी जानवर हूँ। उसका शब्द शब्द मेरी आत्मा को दाग गया। उसने मुझसे कहा, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया, पर तुम रंडी की बेटी रंडी ही निकली। उसके बाद मैं मुझे फिर कभी नहीं मिला। मेरे जीवन की काली रात का अंधेरा भर वह सदा के लिए चला गया। भीगे कबूतर की तरह मैं बैठी रही, मूक मौन। कनखियों से देखा मैंने बूंद बूंद उदासी पिंकी के चेहरे से टपकते हुए अनंत में डूबी जा रही थी। लगता जैसे वह पिंकी नहीं, कोई आदम शकुंतला थी। फ़र्क बस इतना ही कि वह अपनी अंगूठी और ये अपनी फाइल वापस मांग रही मुझसे। पिंकी से बिना कुछ कहे मैं वहाँ से खिसक गई धीरे धीरे और बेआवाज़ पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह। पूजा की छुट्टियाँ अभी चल ही रही थी। दूसरे दिन मैं फिर पिंकी के पास, पर आज मुझे देख उसमें कुछ भी नहीं जागा। उसके भीतर की बुलबुल मर गई। मैं वैसी ही बैठी रही, खामोश अडोल। मैंने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे उत्तेजित करने को कहा, मैंने तो तुम्हें होशियार समझा था, पर तुम तो मूर्ख निकली, महामूर्ख। मैं सचमुच भड़क उठी, जैसे वामपंथी कांग्रेस की आर्थिक नीतियों से भड़क उठते हैं। क्या क्या मतलब? ये देखो तुम्हारी फाइल, बताओ कहाँ लिखा है इसमें तुम्हारे या तुम्हारी माँ के बारे में। क्षण भर के लिए पिंकी सोच में पड़ गई, पर दूसरे ही पल उसने फिर पलटवार किया। यदि इसमें नहीं लिखा होता तो समीर, हाँ वही लड़का जो मेरी माँ के नाम पर मेरे पाड़े मोहल्ले के नाम का पता कैसे चलता? उसे ये भी पता कैसे चलता कि 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच? बताओ कहाँ लिखा है? मैंने फिर उसे कुरेदा। पिंकी ने फाइल उल्टाई और एक जगह उंगली दिखाई। बैकग्राउंड हिस्ट्री देखिए आंटी, यहीं लिखा होगा। उतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। कहाँ? और देखते देखते मेरे फाउंटेन पेन की स्याही ने उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री को काली स्याही में बदल दिया। पिंकी भौचक्की, यह क्या किया आंटी? कुछ नहीं, जिंदगी की जंग ऐसे भी लड़ी जाती है। यह भी एक दुर्घटना थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ हुई थी। अब तुम ही बताओ, दुर्घटनाओं के लिए कोई भी दोषी हो सकता है क्या? पर तृप्ति दी को आप क्या जवाब देंगी? पिंकी मेरी चिंता में फूं फां करने लगी थी। मन ही मन में अपनी पीठ थपथपा रही थी। भले ही तृप्ति दी के समक्ष मैं लाजवाब हो जाऊं, पर इतिहास ने मेरे सिरहाने खड़े होकर कभी यदि पूछा कि तुमने क्या किया, तो मैं उसे कुछ जवाब दे पाऊंगी, पर प्रत्यक्षता यही कहा। जवाब क्या देना है? फाइलों का ये देश है, यहाँ फाइलें सिर्फ तैयार की जाती हैं, पढ़ी कहाँ जाती।
पहले भी 3 बच्चों की फाइलें निपटा चुकी हूँ। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। मैंने कह दिया पूरी हो गई और फाइल को रैक में लगा दिया। तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। बतलाते बतलाते श्यामल दी का चेहरा और भोर की किरणों सा जगमगा उठा था। भाव विभोर हो में बोली, वह एक अतीन्द्रिय अनुभव था। लगा जैसे मैंने धरती के एक घिनौने धब्बे को साफ कर दिया। और पिंकी, वह तो जैसे सेमल के फूल की तरह हल्की हो आसमान में उड़ रही थी। हम सब उठ गए थे, पर श्यामल दी के मन का पर्दा अब भी उन्हीं चित्रों से भरा हुआ था। तो अभी आप सुन रहे थे मधु काकरिया की लिखी कहानी फाइल। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।